रस्ते, हम हमेशा इनसे जुड़े होते हैं क्योंकि हर वो चीज़ जो हम करते हैं, हर वो फैसला जो हम लेते हैं, उन तक जाने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए रास्ते ही तो होते हैं। पर कभी उन रास्तों पर चलते चलते ऐसा मोड़, ऐसा हादसा होता है जो हमारी ज़िंदगी को बुरी तरह से हिलाकर रख देता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार, अगर तुमको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोगों की मोटिवेशन से ही मुझे आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। चलो अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ, जो हमें कोयटा से बरकत खान ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत डर भी लगने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन, मेरा ताल्लुक़ कोयटा शहर से है और मैं लोडिंग ट्रक चलाता हूँ। असल में मेरा काम कोयटा से मुल्क के दूसरे शहरों में ड्राई फ्रूट सप्लाई करने का है और मुझे हमेशा से ही लॉन्ग रूट पर जाना पड़ता है। कोयटा से पंजाब के बहुत सारे इलाके और फिर सिंध तक, जो रास्ता हम लोग ठहर ठहर के तय किया करते हैं, क्योंकि कभी तो हम हाईवे पर होते हैं और कभी कच्चे पक्के रास्तों पर। खैर, जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा खौफनाक हादसा है जिसकी यादें आज तक मेरा पीछा करती हैं। मैं बताता चलूं, जब मैं उस सफ़र पर निकला था, जब मेरे साथ एक हेल्पर लड़का था, वो उस वक्त मेरे साथ ट्रक चलाना सीख रहा था, रास्तों को जान रहा था और उसे जब तक मेरे साथ काम करते हुए 4 महीने गुजर चुके थे, जिसका नाम सनाउल्लाह था। बहरहाल हम दोनों अपने सफ़र पर निकल गए। ड्राइवरी सीखते हुए सनाउल्लाह को काफ़ी दिन हो गए थे, तो अब मैं उसे सन्नाटे वाली जगह पर ट्रक चलाने के लिए दे दिया करता था। सफ़र आराम से जारी था। उस वक्त हम पंजाब के किसी इलाके से गुजर रहे थे जहां रोड के दोनों तरफ भुट्टे की फसल लगी हुई थी। वो रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। सनाउल्लाह मज़े से ट्रक चला रहा था, जबकि मैं पीछे गाड़ी में आंखें बंद करके लेटा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर देख रहा था कि हम सही रास्ते पर ही हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सनाउल्लाह से कह रखा था कि रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक ट्रक को मैं खुद ही ड्राइव करूंगा, क्योंकि इस दौरान नींद को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ट्रक उस रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी सनाउल्लाह ने ट्रक को थोड़ा स्लो किया, क्योंकि आगे एक मोड़ था। अभी वो ट्रक को मोड़ ही रहा था कि मुझे खच की आवाज़ आई। मेरी आंख तो गाड़ी मुड़ते हुए ही खुल गई थी, पर जब वो खच की आवाज़ आई तो मैं फौरन समझ गया कि सनाउल्लाह ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, जो कुछ बड़ा सा ही होगा, क्योंकि अगर वो कोई कुत्ता या कोई और जानवर होता तो वो ट्रक से टकराते ही आवाज़ ज़रूर करता। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में सनाउल्लाह के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उससे चीखते हुए कहा, अबे किसको कुचल दिया तूने? पर वो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर ट्रक के आगे की तरफ देखे जा रहा था। गाड़ी उस वक्त रुक चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। आसपास भी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, तो मुझे लगा ज़रूर वो कोई जानवर ही होगा, लेकिन मैं फिर भी उसे देखना चाहता था कि न जाने कोई और हुआ तो कहीं खामाखाई कोई आफत ही गले न पड़ जाए। तो मैंने फिर से सनाउल्लाह से पूछा, अरे क्या था वो जिसको तूने कुचला है? कुछ तो बोल। तो उसने हकलाते हुए कहा, वो औरत। बस उसकी बात सुनकर मेरी हालत ऐसी हो गई कि रगों को काटो तो खून ना निकले। तो मैंने फिर से उससे गुस्से से कहा, तूने एक औरत पर गाड़ी चढ़ा दी, तूने तो लगा दिए बेटा हमारे चक्कर। पर तभी मेरे जहन में एक बात आई। रुको रुको, 1 मिनट।
रात के इस वक्त कौन सी औरत इस सुनसान रास्ते पर घूम रही होगी, और वो भी ऐसे इलाके में। यहाँ आसपास कोई गांव, कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही। ये सोचकर मैं थोड़ा सख्ती की कैफियत में आ गया था। तो मैंने गाड़ी से टॉर्च ली और सनाउल्लाह को साथ लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। जब मैंने टॉर्च मारकर ट्रक के आगे पीछे के टायरों को चेक किया तो उन पर कहीं भी खून नहीं लगा हुआ था। तो फिर मैंने टॉर्च को पीछे की तरफ रोड पर मारा तो वहां रास्ते के बीच में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैंने सनाउल्लाह को वहीं गाड़ी के पास खड़े होने का इशारा किया और वहां रोड के बीच में क्या पड़ा हुआ था उसको देखने के लिए उसकी तरफ चला गया। उसकी तरफ जाते जाते मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई इंसान ही है, यानी कोई औरत है, क्योंकि वहां उसके लंबे लंबे काले बाल दिखाई दे रहे थे। जब मैं उसके बिल्कुल पास पहुंचा तो उसे देखकर मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो मंजर ही बहुत भयानक था, क्योंकि वो नज़ारा ऐसा था जैसे किसी ने खाल में हड्डियों और गोश्त को भर के वहां फेंक दिया हो। ऐसा ना आप यकीन माने, मुझे ड्राइविंग करते हुए 17 साल हो चुके हैं और अब तक मैंने कई एक्सीडेंट देखे हैं, लोगों के छींतड़े उड़ते देखे हैं, लेकिन ऐसा भयानक नज़ारा मैं उस वक्त पहली बार देख रहा था। मैं समझ चुका था कि अगर किसी ने ये सब देख लिया और पुलिस केस हुआ तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने फौरन वहां से निकल जाने के बारे में सोचा और वहीं से सनाउल्लाह को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मेरा ऐसा कहते ही उस लाश में कुछ हरकत सी होने लगी। कट कट की आवाज सुनकर मैं फिर से उस लाश की तरफ घूमा। अब ऐसी हालत में आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, लेकिन उस वक्त मैंने जो देखा था उसको लफ्जों में बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने उससे पहले लोगों के जिस्मों को अलग होते हुए तो देखा था, पर जुड़ते हुए पहली बार देख रहा था। खच खच और कट कट की आवाज़ करते हुए उसकी हड्डियां और गोश्त वापस जुड़ने लगा था और कुछ ही लम्हों में वो लाश किसी जिंदा इंसान की तरह मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, जिसके जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्मों के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था और उसके नाखून और बाल काफी लंबे थे। उसको इस तरह जुड़ते हुए देखकर जब तक मैं उससे थोड़ा दूर ट्रक के थोड़ा पास आ गया था, पर मेरी टॉर्च अब भी उसकी तरफ ही थी, जिससे उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर नाक ही नहीं थी और उस जगह पर बस गड्ढा सा था, जैसे किसी खोपड़ी के अंदर होता है। उसके बाल हवा में उस वक्त ऐसे लहरा रहे थे जैसे हमारे बाल पानी के अंदर लहराते हैं। अब मेरी बस हो गई थी, तो मैं पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ भागने लगा और सनाउल्लाह को गाड़ी स्टार्ट करने को कहने लगा। मैं उस वक्त ट्रक की दूसरी तरफ से भागकर ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया, पर अभी तक सनाउल्लाह ड्राइविंग सीट पर आकर नहीं बैठा था। तो मैंने फौरन ड्राइविंग सीट की खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो सनाउल्लाह नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। वो शायद डर के मारे वहां बेहोश हो गया था। तो मैं गाड़ी से नीचे उसे उठाने के लिए कूदने ही वाला था कि तभी वो लाश भयानक तरह से चीखती हुई भागती हुई आई और वहां आते ही वो सनाउल्लाह के ऊपर चढ़कर बैठ गई और मेरे देखते ही देखते उस औरत ने अपनी लंबी लंबी उंगलियों को सनाउल्लाह के मुंह के अंदर डाल दिया और कुछ ही सेकंड में उसने सनाउल्लाह की जबान को उसके मुंह से खींचकर निकाल लिया। सनाउल्लाह दर्द से तड़प रहा था, उसके मुंह से बराबर खून बहे जा रहा था कि तभी उस औरत ने अपने एक हाथ से सनाउल्लाह की गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा लिया। सनाउल्लाह उसके हाथ में उस वक्त किसी मछली की तरह तड़प रहा था। वो औरत एक हाथ से उसका गला पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो उसकी जबान को चबा रही थी, जिस दौरान वो अपनी काली सी आंखों से मुझे घूर रही थी, मानो वो उस वक्त कहना चाह रही हो कि इसके बाद तुम्हारी बारी है। वो मंजर इतना खौफनाक और भयानक था
कि मुझ में आगे बढ़कर सनाउल्लाह को बचाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मैंने कुछ नहीं किया तो उस औरत ने एक बार में ही अपने दांतों को सनाउल्लाह की गर्दन में गड़ा दिया और उसकी सांस की नाली को अपनी दांतों से खींच लिया, जिससे सनाउल्लाह का जिस्म एकदम ढीला पड़ गया। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे मेरे सामने अपनी मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। पर कहते हैं ना, जब अपनी जान पर आती है तो बंदा बहुत कुछ कर लेता है। तो उस वक्त मैंने हिम्मत की, ट्रक को स्टार्ट किया और एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मैं उस रास्ते पर ट्रक को भगाए जा रहा था। बस सनाउल्लाह के बारे में सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था कि एक लम्हे में ये क्या से क्या हो गया। अभी कुछ वक्त पहले ही वो मेरे साथ था, मुझसे बातें कर रहा था, और अब वो नहीं है। क्या जवाब दूंगा मैं उसके घर वालों को, और कौन मेरी बात पर यकीन करेगा। और इसी तरह की न जाने उस वक्त मेरे जहन में क्या क्या बातें चल रही थी। उस भयानक जगह से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैं थोड़ा होश संभालने ही लगा था कि तभी मेरी नज़र साइड मिरर पर गई। वो अब भी भाग रही थी, गाड़ी की स्पीड के साथ साथ, मतलब वो अब भी मेरे पीछे थी। मैं उस वक्त ट्रक को 100 से ज़्यादा की स्पीड में भगा रहा था और वो उसी रफ्तार के साथ मेरे साथ साथ चल रही थी। उसको इस तरह वहाँ देखकर मेरा गला सूख चुका था और उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये सब मेरी मौत के साथ ही रुकेगा। सोच सोच कर डर के मारे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, और तभी मैं उस डर और खौफ से बेहोश होने ही वाला था कि मुझे उस काले सियाह अंधेरे में आगे की तरफ रोशनी दिखाई दी, जिसको देखकर मुझे हिम्मत मिली। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो एक पेट्रोल पंप के साथ बनी हुई छोटी सी मस्जिद थी, जिसके आगे वो पीला सा बल्ब लगा हुआ था, जबकि पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ था। पर जैसे ही मेरा ट्रक उस मस्जिद से आगे बढ़ा, वो औरत वहां से गायब हो गई, जिसे देखकर मैंने सुख का सांस लिया। और फिर मैं गाड़ी में जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, पर मैंने ट्रक को रोका नहीं और आगे बढ़ता रहा। सुबह के तकरीबन 4:30 बजे मैंने अपने ट्रक को एक होटल के पास रोका, जहां कुछ लोग भी मौजूद थे। गाड़ी से उतरकर मैंने बहुत सारा ठंडा पानी पिया और वहां चारपाई पर बैठ गया। पर मेरी वहां पर मौजूद लोगों से भी उस वक्त बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंधेरा अब भी पूरी तरह से छटा नहीं था। मैं पसीनों से शराबोर, डरा सहमा हुआ वहां बैठा हुआ था और सनाउल्लाह के बारे में सोच सोच कर रोए जा रहा था। वहां उस वक्त हल्की सी भी आवाज से मैं चौंक पड़ता था। वो लम्हा मुझे बार बार याद आ रहा था, जब वो औरत मेरे साथ साथ भाग रही थी और उस औरत के हाथ में सनाउल्लाह का सर था, जिसे वो उसके बालों से पकड़ी हुई थी। मैं वहां बैठा बस ये सब बातें सोचकर रोए जा रहा था कि तभी वहां मौजूद एक शख्स मेरी हालत देखकर मेरे पास आ गया। उसने मुझसे थोड़ी बात की तो मुझ में थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। फिर मैंने उसे पीछे मेरे साथ क्या हुआ था वो सब बताया, तो मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और कहने लगा, वहां अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। उस चुड़ैल, उस डायन को उस रास्ते पर बहुत सारे लोगों ने देखा है, पर जो वहां गाड़ी को रोक लेता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है, और जो उस रास्ते पर तेजी से निकल जाता है वो उससे बच जाता है। उस हादसे से मेरा दिमाग निकला तो मैंने अपने मालिक को फोन करके सारी बात बता दी। आगे कोई मसला ना हो, इसलिए मालिक के कहे मुताबिक मैंने वहां पास में मौजूद थाने पर जाकर उस वाकये की रिपोर्ट लिखवा दी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उस रास्ते की झाड़ियों से सनाउल्लाह की लाश को बरामद कर लिया, जिसके बाद मुझे कुछ दिन सनाउल्लाह की मौत की जांच पड़ताल के लिए वहीं रुकना पड़ा। फिर उसके बाद पुलिस ने उसकी मौत को किसी जानवर का अटैक करार दे दिया, जिसके बाद मैंने अपना सफ़र फिर से स्टार्ट किया और सामान की डिलीवरी कर दी। पर वापस आते वक्त मैं उस रास्ते के बजाय दूसरी आबादी वाले इलाके से होकर आया,
जहां हर कुछ फासले पर आबादी मौजूद थी। मालिक ने सनाउल्लाह की फैमिली को एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाने का बता दिया था और उनको मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे भी दे दिए थे। पर मुझे आज भी इस बात का दुख है कि मैं उसे बचा नहीं सका और कुछ भी नहीं कर पाया। कोयटा पहुंचकर मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और फिर कुछ अरसे बाद मैंने फिर से गाड़ी संभाल ली और आज भी चलाता हूँ। पर वो खौफनाक रात मैं आज भी भूला नहीं हूँ। लेकिन उस रात के बाद मेरा अल्लाह पर भरोसा बढ़ गया है और अल्लाह पर ही भरोसा रखना अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं कब किस रास्ते पर किस मोड़ पर हमें कौन मिल जाए। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपकी खिदमत में एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती लेकर आया हूँ, जो वाकया बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला है। जिस वाकये ने वसीम भाई को अंदर से इतना हिला दिया था कि आखिरकार उन्होंने ये काम करना ही छोड़ दिया है। जी हाँ, ये वाकया वसीम ने हमें कराची से भेजा है। तो चलें मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम उनकी ज़िंदगी का ये खौफनाक वाकया सुनते हैं। सलाम एहसन, मेरा नाम वसीम शिराजी है और ये वाकया मेरे दिमाग में आज भी ताज़ा है, बल्कि यूं कहें ये वाकया नहीं, एक हादसा है जिसकी यादें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जबकि ट्रक ड्राइवरी का काम छोड़े हुए मुझे काफ़ी अरसा बीत चुका है, उसके बावजूद वो रात मुझे अच्छी तरह से याद है। दरअसल उन दिनों में कराची फिशरी से समंदरी मछली लोड करके सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डिलीवरी देता था। मेरे मालिक मेरे काम से बहुत खुश थे। मुझे उनके साथ काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। फिर एक बार मेरे मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि उन्हें पंजाब से मछलियों का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और मुझे इस बार मछलियां लेकर लाहौर जाना है। मैंने पहले कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया था, पर मालिक इस काम के मुझे काफ़ी अच्छे पैसे दे रहे थे, इसलिए मैं राज़ी हो गया। पर एक मसला ये था कि डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी थी, क्योंकि ये ऑर्डर उस पार्टी का पहला ऑर्डर था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने ट्रक को सफ़र के लिए तैयार किया और मेरे साथ जो हेल्पर काम करता था उसको भी तैयार रहने को कह दिया। फिर हम मतलूबा दिन की सुबह अपने ट्रक को वहां लेकर पहुंच गए जहां से हमारे ट्रक में मछली लोड होना थी। लंबे सफ़र की वजह से मछली को थर्माकोल के बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर दिया गया और उस मछली के साथ और उसके साइडों में बहुत सारी बर्फ़ लगा दी गई। फिर भी मछली लोड होने के बाद हमने ट्रक को अच्छी तरह तरपाल से ढक दिया ताकि दिन भर के सफ़र में बर्फ़ जल्दी से न पिघल जाए। सफ़र काफ़ी लंबा था और हमें दूसरे ही दिन सुबह में डिलीवरी देनी थी। फिर भी जल्दी करते करते हमें सुबह के 9 बज गए, इसलिए दिन भर हमने बिना ट्रक को रोके अपने सफ़र को जारी रखा। पर हम ट्रक में लोड ज़्यादा होने की वजह से ट्रक को बहुत तेज़ नहीं चला रहे थे। फिर भी शाम होने तक हम पंजाब में इंटर हो चुके थे, तो हमने कुछ देर वहाँ एक होटल पर ट्रक को रोक लिया, क्योंकि अब थकन से बुरा हाल हो रहा था और भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। ट्रक को वहाँ लगाकर मैंने और मेरे हेल्पर जावेद ने उस होटल से खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। फिर हमने दोबारा से अपने सफ़र को स्टार्ट किया। अब अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था। मैंने ट्रक जावेद को चलाने के लिए दे दिया और ख़ुद अपनी कमर सीधी करने पीछे की सीट पर जाकर लेट गया, क्योंकि जावेद तो दिन भर में थोड़ा सो गया था, पर मैं सुबह से ही जाग रहा था। पर लेटने से पहले मैंने जावेद से कह दिया था कि वो 11 बजे तक मुझे उठा दे, फिर वो चाहे तो सोने के लिए लेट जाए और आगे की ड्राइव मैं कर लूँगा। बहरहाल थकान से मुझे फ़ौरन ही नींद आ गई और रात के 11 बजे जावेद ने मुझे उठा दिया। सोकर उठते ही ट्रक मैंने जावेद से ले लिया और उसको सोने का कहकर मैं मज़े से ट्रक चलाने लगा। उस वक्त हाईवे पर बिल्कुल सन्नाटा था।
और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम से अंदाज़ा हो रहा था बहुत जल्द बारिश होने वाली है। और फिर रात के 1 बजे के करीब तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश और रात की वजह से हाईवे पर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने ड्राइविंग सीट की विंडो को खोल रखा था क्योंकि शीशा चढ़ाने से आगे की विंड स्क्रीन पर ओस जमने का खतरा था। मैं ट्रक को सुनसान रास्ते पर चला रहा था कि तभी अचानक मानो मुझे ऐसा लगा कि किसी बिल्ली ने चलते ट्रक की साइड विंडो से मेरे मुंह पर बहुत जोर से पंजा मारा हो, क्योंकि मुझे बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ अपने कानों में साफ सुनाई दी थी। मैं एकदम से हुए इस हमले से उछल पड़ा था। ट्रक काफ़ी तेज़ स्पीड में चल रहा था, पर मैंने उस पर काबू रखा। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चलते हुए ट्रक में बिल्ली इस तरह कैसे पंजा मार सकती है। पर कुछ ही लम्हों बाद मेरे गाल में हल्की सी जलन होने लगी। जावेद अब भी पीछे आराम से सो रहा था। मैंने ट्रक को बिल्कुल स्लो किया और सेंटर मिरर में अपने चेहरे को देखा तो मेरे गाल पर सच में खरोचने के निशान थे और उसमें से हल्का सा खून भी निकल रहा था। ये सब क्या था मेरी समझ नहीं आया तो मैंने जावेद को उठाया। सारी बात सुन और देखकर वो भी हैरान था। ऐसा कुछ भी हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। बारिश अब भी जारी थी जो हमारे खौफ को और बढ़ा रही थी। थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगा शायद मुझे नींद आ रही होगी, तो हो सकता है मुझे ये कोई गलत फहमी हुई है। नींद में शायद किसी ट्रक या गाड़ी के हॉर्न को या किसी और आवाज़ को मैंने बिल्ली की आवाज़ समझ ली होगी। पर मेरे गाल पर लगी हुई खरोचों ने मुझे फिर भी परेशान किया हुआ था। तो जावेद कहने लगा, उस्ताद, शायद नींद में तुम्हारे खुद के नाखून ही तुम्हारे चेहरे पर लग गए होंगे। ये सब बातें हम अपने आप को खुद मुतमईन करने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जावेद इस सब से खौफजदा ना हो जाए, और शायद जावेद भी यही चाह रहा था कि मैं ना डर जाऊं। पर अंदर ही अंदर हम दोनों को ही सच का पता था। उस सब के बाद नींद हमारी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। बारिश भी रुक चुकी थी। फिर मैंने ट्रक को रोककर अपने मुंह को अच्छी तरह से धोया और फिर ट्रक में बैठकर आगे के सफ़र के लिए निकल गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट ट्रक चलाने के बाद मुझे फिर से मेरी साइड विंडो पे बाहर से बिल्ली के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ और तेज़ और साफ थी, मानो जैसे वो बहुत गुस्से में हो। और उस बिल्ली की आवाज़ के साथ ही एक पंजा फिर से मेरे मुंह की तरफ आया। पर अब की बार मैं तैयार था, तो मैंने झट से अपने चेहरे को साइड में कर लिया। पर एहसन, अब की बार जो मैंने देखा था उससे मैं अंदर तक से कांप गया था, क्योंकि वो पंजा किसी बिल्ली का नहीं था बल्कि एक इंसान का हाथ था, जिसके नाखून बहुत बड़े और गंदे से थे। हाथ काले सिया थे और उसकी उंगलियां एकदम पतली पतली और लंबी सी थीं। मैंने उसको देखते ही एक्सीलेटर को जोर से दबा दिया और गाड़ी को वहां से तेजी से भगाने लगा। तभी जावेद ने मुझे हिम्मत से काम लेने को कहा और गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाकर रोकने को कहा। शायद उसे डर लग रहा था कि मैं हड़बड़ाहट में कहीं ट्रक का एक्सीडेंट न कर दूं। डर और खौफ से मेरी ट्रक को रोकने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। फिर भी थोड़ी दूर जाकर मैंने ट्रक को साइड में रोक लिया। जावेद भी डरा हुआ था। उसने भी शायद वो डरावनी आवाज़ और वो हाथ देख लिया था। हम दोनों की ही समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। वो रास्ता भी इतना सुनसान था कि वहां ज्यादा देर रुकने से भी डर लग रहा था। तभी जावेद ने कहा, उस्ताद, आप पानी पियो, मैं नीचे उतरकर ट्रक के आसपास चेक करता हूँ। मैंने डरते हुए कहा, ठीक है। तो फिर जावेद गाड़ी से उतरकर पीछे अंधेरे में कहीं चला गया। तो मैं पानी की बोतल उठाने के लिए गाड़ी की पिछली सीट की तरफ मुड़ा। बोतल उठाकर मैंने उसका ढकना खोला ही था कि मुझे मेरे पैरों के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने फौरन नीचे देखा तो मेरे घुटनों के बीच में एक औरत दपक कर बैठी हुई थी। उसका जिस्म
9-10 साल के बच्चे जितना छोटा था और बिल्कुल काला, उसके लंबे बालों की तरह। बस उसकी आंखें चमक रही थी उस अंधेरे में। तभी उसने खौफनाक आवाज में कहा, मुझे मछली चाहिए, अभी दे मुझे, अभी दे मुझे। एहसन, इस सब ने मेरी जान निकाल दी थी। आवाज हलक में अटक गई थी। लग रहा था खून अभी नसों को फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं उछलकर पीछे वाली सीट पर चला गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उस वक्त सांस भी मुझे अटक अटक के आ रहा था और मैं समझ चुका था कि अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मेरी जान ले लेगी। तभी ट्रक का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने फौरन आंखें खोलकर देखा तो वो जावेद था जो ट्रक में चढ़ रहा था, पर उसका चेहरा भी डर से सफेद हो रहा था। मैंने डरते हुए स्टीयरिंग व्हील के नीचे देखा तो अब वहां कोई नहीं था। मेरी हालत और मेरी फटी हुई आंखों को देखकर जावेद भी समझ चुका था कि उसके नीचे जाने के बाद मेरे साथ ट्रक में कुछ तो हुआ है। तभी जावेद ने कहा, उस्ताद आप जल्दी साइड में बैठो, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये कहकर जावेद ने ट्रक को वहां से आगे बढ़ा दिया। मैं बस चुपचाप बैठा हुआ था। डर से मेरा जिस्म कांप रहा था। खौफ ने मुझे ऐसा जकड़ रखा था कि ना जो मैंने देखा था वो जावेद को बता पा रहा था और जावेद ने नीचे क्या देखा था वो उससे पूछ पा रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद हमें रोड की साइड पर एक होटल नजर आया तो जावेद ने ट्रक को वहां ले जाकर रोक दिया। होटल पर भी सन्नाटा था, पर वहां रोशनी थी जिससे हमारे खौफ में कुछ कमी आई थी। फिर पानी पीकर जब हालत में कुछ बेहतरी आई तो जब मैंने जावेद को सारी बात बताई कि मेरे साथ पीछे ट्रक में क्या हुआ था, मेरी सारी बात सुनकर जावेद भी डर गया था। फिर उसने मुझे बताया कि जब वो ट्रक से उतरकर पीछे गया था तो वहां उसने देखा कि किसी ने ट्रक के ऊपर डाली हुई उस तरपाल को एक जगह से बुरी तरह नोचकर फाड़ा हुआ था। हम अभी ये बात कर ही रहे थे, तभी ऑर्डर लेने के लिए एक 17-18 साल का लड़का हमारे पास आया और हमारी हालत देखते हुए उसने पूछा कि क्या पीछे हमारे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने ना चाहते हुए भी उसको हिचकिचाते हुए पीछे हमारे साथ क्या हुआ था वो सब बताया। तब वो कहने लगा, उस्ताद गाड़ी आगे ले जाने से पहले 3-4 मछलियां बाहर निकाल कर रख लेना और जब ट्रक के आसपास कुछ हलचल महसूस होने लगे तो बिना पीछे देखे उन मछलियों को ट्रक से बाहर फेंक देना। फिर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी और तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अक्सर इस रास्ते पर कोई गाड़ी गोश्त या मछली लेकर जाती है तो कई बार उन लोगों को वो औरत दिखाई देती है। वो जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक तुम उसे खाने के लिए कुछ मछलियां नहीं दे देते। हम लोग तो पहले ही इतने डरे हुए थे कि हमने फौरन ही उस लड़के की बात मान ली और हमें ऑर्डर को सही सलामत वक्त पर भी पहुंचाना था। तो हमने कुछ मछलियां बॉक्स से निकाल कर आगे रख लीं और फिर अल्लाह का नाम लेकर दोबारा सफर शुरू किया। अभी उस होटल से हम थोड़े ही फासले पर आए थे, तभी मुझे वो औरत साइड मिरर में दिखाई दी जो पीछे ट्रक पर किसी छुपकली की तरह चिपकी हुई थी। मैंने फौरन जावेद से कहा कि वो 2 मछलियां ड्राइविंग सीट से और 2 मछलियां अपनी साइड से बाहर फेंक दे। जावेद ने ऐसा ही किया और साथ ही साथ हमने आयतल कुर्सी का विर्द भी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद आगे का पूरा सफर हमारा आराम से गुजरा और हमने डिलीवरी टाइम पर कर दी। पर उस वाकये के बाद से मैंने ट्रक ड्राइवरी बिल्कुल छोड़ दी है और जब भी मुझे ये वाकया याद आता है तो आज भी खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की नाकाबिले यकीन और खौफनाक स्टोरी हमको राशिद साहब ने नवाब शाह से भेजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सुनते हैं राशिद साहब की कहानी। अस्सलामुअलैकुम हसन, मेरा नाम राशिद है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये वाकया
میرے ساتھ ایک برے حادثے کی طرح پیش آیا تھا، جس میں میں بچ تو گیا، پر اس واقعے کی یادیں آج بھی میرا پیچھا کرتی ہیں۔ جب کبھی وہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے وہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کا وہ بے انتہا بھیانک چہرہ، اس کے وہ خون سے بھیگے ہوئے کپڑے اور سفید آنکھیں، وہ بہت خوفناک تھا۔ اس واقعے کے بعد کئی سالوں تک مجھے تو یہی لگتا رہا کہ میں اس واقعے کی یادوں کو کبھی اپنے دماغ سے نکال نہیں پاؤں گا۔ یہ واقعہ اس رات پیش آیا جب میں اپنا ٹرک لے کر نواب شاہ سے اکاڑا جا رہا تھا، جو سفر تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کا تھا۔ ویسے تو اتنے لمبے سفر پر ہمیشہ میرے ساتھ ایک ہیلپر رہتا ہے، پر اس دن میں بالکل اکیلا تھا۔ میں اس واقعے سے پہلے تقریباً 12 سال سے ٹرک چلا رہا تھا۔ چھوٹے بڑے رستوں پر میں کئی بار اکیلے چلا جاتا تھا، پر اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی حادثہ یا کوئی برا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ خیر، اس رات بھی میں آرام سے گانے سنتا ہوا اپنا ٹرک چلا رہا تھا، جس دوران رستے میں میری نظر ایک عورت پہ پڑی۔ وہ روڈ کی سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، پر وہ کیا تھا میں سمجھ نہیں پایا۔ جب میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ میرے ٹرک کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، پر میں تیزی سے اس کے آگے سے نکل گیا۔ شاید وہ لفٹ لینے کے لیے وہاں رکی ہوئی تھی یا پھر کسی کا انتظار کر رہی تھی، پر میں نے زیادہ سوچا نہیں اور اپنا دھیان رستے پر لگا دیا۔ پر تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک میرے کان میں کسی عورت کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ہلکے ہلکے رونے کے ساتھ کچھ بہت ہی دھیرے دھیرے سے بول بھی رہا ہو۔ وہ آواز سن کر مجھے لگا شاید میرے کان بج رہے ہیں یا پھر شاید مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے۔ تو میں نے ایک بار پھر سے اپنے دماغ کو ان سب باتوں سے ہٹایا اور اپنے سامنے سے آتی جاتی گاڑیوں اور روڈ پر دھیان دیا، پر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں ان آوازوں کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو تھا، پر وہ کیا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی میرے ساتھ ٹرک میں کوئی میرے ساتھ تھا۔ ٹرک میں گانے بھی چل رہے تھے، تو پھر یہ آوازیں مجھے کیوں سنائی دے رہی تھیں؟ آخر کار مجھے لگا کہ شاید میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور یہ سب نیند کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے ٹرک کو سائڈ پر لگا دیا اور گاڑی سے پانی کی بوتل لے کر نیچے اتر گیا۔ نیچے اتر کر میں نے ہاتھ پیر تھوڑے سیدھے کیے اور تھوڑے پانی سے منہ پر چھپکے مارے اور تھوڑا پانی پی لیا۔ فریش ہونے کے بعد دوبارہ میں ٹرک میں سوار ہونے کے لیے ٹرک کے دروازے کے پاس آیا، تبھی میرا دھیان پیچھے رستے پر گیا جہاں کوئی کھڑا تھا۔ وہ اس وقت مجھ سے تقریباً 20 سے 25 قدم دور کھڑا تھا، پر وہ ٹرک کے پیچھے لگی لائٹس کے باوجود مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے کچھ لمحے تو اس پر غور کیا، پر پھر میں نے واپس اپنے ٹرک کا دروازہ کھولا اور اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، نہ اس نے مجھے کوئی آواز دی نہ کوئی اشارہ کیا، تو میں نے بھی اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا۔ میں نے ٹرک کو سٹارٹ کیا اور سائیڈ مرر میں ایک بار پیچھے کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اب وہاں پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس وقت میرے ساتھ کیا چل رہا تھا، کبھی کان میں آوازیں آتی اور کبھی کوئی دکھائی دیتا۔ خیر، میں نے ٹرک کو آگے بڑھا دیا اور دل ہی دل میں سوچ لیا کہ آگے جو بھی ہوٹل آئے گا میں وہاں ٹرک کو روک دوں گا اور وہاں آرام کروں گا۔ ایسے سنسان رستے پر زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد پھر دوبارہ وہی رونے کی آوازیں مجھے میرے کانوں میں سنائی دینے لگی، تو میں اپنی آنکھوں کو مسلنے لگا۔ تبھی مجھے احساس ہوا
मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे कोई परछाई दिखाई देती है और आंखें खोलते ही वो गायब हो जाती है। मुझे उस वक्त लग रहा था कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन सब सोचों को झटक कर उस वक्त मैंने जब रास्ते पर ध्यान दिया तो मुझे पता चला मैं गलती से किसी दूसरे रास्ते पर ही आ गया हूँ। मैंने ट्रक को वहीं पर रोक दिया और आसपास चारों तरफ गौर से देखने लगा, तो मैं वाकई किसी अलग जगह पर ही था, जो बहुत ही सुनसान रास्ता था। मतलब अभी कुछ लम्हे पहले मैं जिस रास्ते पर था वो ये रास्ता था ही नहीं। लग रहा था अचानक आसपास का मंजर एकदम बदल गया है। चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। पता नहीं वो सब क्या हो रहा था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं उस रास्ते पर आगे चला जाता या फिर दोबारा पीछे मुड़कर अपना रास्ता ढूंढता। तो मैंने ट्रक को वापस पीछे मोड़ना ही बेहतर समझा और ये सोचने लगा कि पीछे हाईवे ही होगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने हाईवे से ये गलत रास्ता लिया होगा तो वापस जाने पर मैं दोबारा सही हाईवे पर सही रास्ते पर आ जाऊंगा। ये सोचकर मैं ट्रक को मोड़कर कुछ दूर चला गया। तभी दोबारा मुझे रोड की साइड पर एक औरत दिखाई दी। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने सोचा इस औरत को शायद रास्ते का पता होगा, तो मैंने ट्रक उसके पास ले जाकर रोक दिया। वो औरत 30 से 35 साल की होगी। मैं ये भी सोच रहा था कि इतनी रात को ये अकेली औरत इस वीरान रास्ते पर क्या कर रही है, पर जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो औरत उम्मीद से थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। उसको इस हालत में देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया, तो मैंने उसको आवाज़ देकर पूछा, ए लड़की, इतनी रात में इस हालत में तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस फटी फटी नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। मैंने दोबारा उससे पूछा, अरे बताओ तो सही, कहाँ जाना है? तुम्हारा घर कहाँ है? शौहर कहाँ है तुम्हारा? बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो लड़की अब भी चुपचाप खड़ी थी। तो मैंने उससे कहा, तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। तो उसने बड़ी रूखी आवाज़ में जवाब दिया, कहीं नहीं जाना मुझे। मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों, ऐसे अनजान रास्तों से ख़तरा होता है। पर सब कुछ जानते बूझते भी मैंने सोचा इसे करीब के होटल तक ले जाता हूँ, कुछ खिला पिलाकर किसी रौनक वाली जगह पर इसे छोड़ दूंगा। तो मैंने उस लड़की को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा, पर वो अब भी मुझे अजीब नज़रों से बस घूरे जा रही थी। पर फिर न जाने क्या हुआ, वो आगे बढ़ी और ट्रक में चढ़कर बैठ गई। उसके बैठते ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। मैंने उसकी हालत को देखते हुए उससे कहा, तुम डरो नहीं, मैं तो रास्ता भटक गया हूँ और तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया होगा। जो भी होटल आएगा वहाँ बैठकर जो तुम्हारा दिल करे खा लेना, और फिर तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? तो उसने मेरी तरफ गर्दन उठाकर देखा और फिर बहुत रूखे अंदाज में कहा, मर गया। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया और गाड़ी चलाने लगा। वो चुपचाप बैठी हुई थी और उसका सर नीचे झुका हुआ था, जैसे वो अपने पेट की तरफ गौर से देख रही हो। मुझे लगा शायद उसको दर्द हो रहा है या फिर उसको किसी बात का सदमा लगा हुआ है और इसीलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर रही है। मैं भी बस ट्रक चलाए जा रहा था, जबकि उस रास्ते का मुझे कोई इल्म नहीं था।
تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا، تمہیں اس راستے کا پتہ ہے نا کہ یہ کون سے ہائی وے کی طرف جا رہا ہے؟ تو میری بات کا اس نے دل دہلا دینے والا جواب دیا، موت کا راستہ ہے یہ۔ اس بار اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے کہا، عجیب عورت ہو تم، میں تم سے اتنی نرمی سے بات کر رہا ہوں اور تم ہو کہ میری ہر بات کا الٹا جواب دے رہی ہو۔ اسی دوران گاڑی چلاتے ہوئے میں نے اپنے گلے کے تعویذ کو 1-2 بار چھوا۔ یہ مجھے میری ماں نے حفاظت کے لیے میرے گاؤں کے امام صاحب سے بنوا کے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور بس گاڑی چلاتا رہا کہ تبھی جب میں نے ایک جگہ گاڑی کا بریک دبایا تو مجھے بریک پر کچھ چپچپا سا محسوس ہوا۔ میں نے جھک کر نیچے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ چپچپی سی چیز کچھ اور نہیں، کسی کا خون تھا جو نیچے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ تو ایک دم سے میرے منہ سے نکلا، یہ خون گاڑی میں کہاں سے آ گیا ہے؟ اور ایسا کہتے ہی میں نے ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا اور لگا کیونکہ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکی ایسی حالت میں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کہیں وہ چلتی گاڑی سے کود تو نہیں گئی اور یہ سارا خون کہیں اسی کا تو نہیں ہے؟ یہ سوچتے ہی میں نے وہیں پر بریک مار دیا اور گاڑی سے نیچے اتر کر اس عورت کو دیکھنے لگا تو وہ عورت وہیں تھوڑے فاصلے پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی درد سے کررا رہی تھی۔ تو میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، ارے کیا ہوا تم کو؟ کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ مجھے۔ اور اس کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ اس نے اپنی گردن نیچے جھکائی ہوئی تھی اور اسی وقت اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے ہاتھ کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارا خون لگا ہوا تھا اور اس خون سے بھرے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے وہ چاقو اپنے پیٹ پر گھما دیا۔ ایسا کرتے ہی وہ درد سے بہت زور سے چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ کو سن کر میرے سر سے پیر تک بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں بے انتہا گھبرا چکا تھا۔ میں کسی جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، پر اس عورت کو ایسا کرنے سے روکنا بھی ضروری تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی۔ اسی وقت اس نے پھر سے اپنا ہاتھ دوبارہ ہوا میں اٹھایا تو اس بار میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ابھی کے ابھی ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، پر میں اس سے کچھ کہتا اس سے پہلے اس عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھرتی سے کھڑی ہو کر بالکل میرے چہرے کے سامنے آ گئی۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ اس کو سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک عام سی صورت والی لڑکی کا چہرہ اچانک اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ کوئی ایک بار اس کو دیکھ لے تو اس کی سانس ہی رک جائے۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرا جسم پتھر بن گیا تھا۔ اس وقت میں جان چکا تھا یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ کوئی چڑیل، کوئی جن یا کچھ بھی ہے، پر انسان نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر اب جگہ جگہ زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے، کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے اور آنکھیں سفید ہو چکی تھی، اور اس حالت میں بھی وہ مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے پیٹ سے کالا کالا خون نکل رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں وہ چاقو اور دوسرے ہاتھ میں ایک خون سے سنی ہوئی گڑیا تھی۔ ابھی اس نے میرے چہرے کے بالکل پاس آ کر مجھ سے کہا، تو میری بچی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں تجھے مار دوں گی۔ میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ لگ رہا تھا میرے سارے جسم کا خون کسی نے چوس لیا ہے۔ وہ چڑیل خوفناک سے زیادہ گھناؤنی لگ رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا ہاتھ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پکڑا تھا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرا دماغ گم ہوتا چلا جا رہا تھا۔
और मेरे चारों तरफ डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। फिर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और वहां से भागना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं भागता रहा, पता नहीं कितनी दूर, कहाँ तक। वहाँ आसपास हर जगह अंधेरा फैला हुआ था। मुझे बस ये पता था कि मैं खेतों के बीच में दौड़ रहा हूँ। डर के मारे मुझे आसपास के पेड़ पौधे भी किसी भूत जिन की तरह दिखाई दे रहे थे। आखिरकार जब भागते भागते मैं निढाल हो गया तो मैं एक पेड़ के पास जाकर रुक गया। उस वक्त मेरी सांसें हद से ज्यादा तेज चल रही थी। उसी पल मुझे कहीं से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने थोड़ी गौर से उस आवाज को सुना तो पता चला वो आवाज मेरे पीछे से ही आ रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल वहीं पास में ही बैठी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई गुड़िया को अपनी गोद में लिटाकर लोरी सुना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस गुड़िया को मौत की लोरी सुना रही थी, या फिर ये सब कुछ मेरे लिए था। अपनी मौत को इतने करीब से देखकर मेरे जिस्म की सारी ताकत खत्म हो गई थी। मेरा दिल उस भयानक नज़ारे को देखकर डूबने लगा था। अब मुझे वो औरत अपने चारों तरफ दिखाई देने लगी थी और उसके साथ साथ उसके गुनगुनाने की आवाज़ भी चारों तरफ से आने लगी थी। उस आवाज़ को सुनकर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अभी मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। तो मैं अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबाने लगा और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। मैंने उस तकलीफ से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, लेकिन फिर कुछ ही लम्हे में सब कुछ थमना शुरू हो गया। मेरे सर का दर्द भी अब कुछ कम होने लगा था, पर मेरी दिल की धड़कन अब भी काबू से बाहर थी। मैंने अपने आप पर थोड़ा काबू पाया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलते ही मुझे एक बार फिर से एक झटका लगा। उस चुड़ैल का चेहरा अब बिल्कुल मेरे चेहरे के पास था और मेरा सर उसकी गोद में। खौफ और डर की वजह से मेरे पूरे जिस्म में खून जम चुका था। मेरी आंखों में देखते हुए वो अपने मुंह से अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। उस पल मुझे लग रहा था मैं उस चुड़ैल की नहीं, मौत की गोद में लेटा हुआ हूँ। अब करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। लगा अभी मेरी जान मेरे जिस्म से निकलने वाली है, क्योंकि इस बार सब कुछ मेरी ताकत मेरे काबू से बाहर था। और उसी वक्त मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। पर आंखें बंद होने से पहले मैंने एक सफ़ेद परछाई को देखा जो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, और फिर कुछ ही लम्हों में मैं किसी और ही दुनिया में चला गया था। पता नहीं वो सब मेरे साथ क्या चल रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक के पास ही झाड़ियों में पड़ा हुआ था। तभी मुझे किसी ने सहारा दिया और मुझे करीब के एक पेड़ से टेक लगाकर बिठा दिया। जब मुझे पूरी तरह होश आया तो मैंने देखा वो एक काफ़ी बड़ी उम्र का बूढ़ा शख्स था, जिसने सफ़ेद चमकते हुए कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर नूर फैला हुआ था। मुझे होश में आता देखकर उस बूढ़े ने मुझे पानी पिलाया और सहारा देकर मुझे मेरे ट्रक के पास ले गया। अभी तक रात के सदमे से मेरा जहन बाहर नहीं आया था। वो बूढ़ा देखने में तो बूढ़ा था, पर उसकी पकड़ से मालूम होता था कि वो कोई जवान शख्स है। फिर उस शख्स ने मुझे ट्रक में बिठा दिया और मुझे आगे का रास्ता समझाने लगा। फिर उसने बहुत अजीब बात कही। बड़े नसीब वाले हो तुम जो पिछली रात बच गए। इस रास्ते पर आज तक जो भी आया है वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं गया। और फिर उसने मेरे गले में पड़े ताबीज़ को छुआ और मुझे वहाँ से फौरन निकल जाने को कहा। और फिर पता नहीं कैसे मेरी नज़रों के सामने से हवा में गायब हो गया। यकीनन उसी शख्स ने मुझे रात को उस चुड़ैल से बचाया होगा। एहसन भाई, उस हादसे से मैं बच तो गया हूँ, लेकिन उस वाक़े के खौफ ने मेरे दिल में ऐसा घर कर लिया है
کہ آج بھی مجھے جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو وہ عورت، وہ چڑیل مجھے نظر آنے لگتی ہے۔ اس سفر کے بعد میں نے دوبارہ اکیلے ٹرک ڈرائیو کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے اپنی زندگی کا اتنا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ سو فرینڈز، آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔